हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी द गेमर एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चलिए अब हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गेमिंग बिल्ड कैसे कर सकते हैं, गेमिंग पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो भी बजट में। मैं आपको बजट 40,000 का बताता हूँ कि 40,000 में आप आराम से इस पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं ऐसे ऐसे पार्ट्स को देखने जो कि पीसी में लगे होते हैं, वो शायद आपको पता भी नहीं होंगे कि वो पार्ट्स होते हैं पीसी में। तो वैसे वैसे पार्ट्स को मैं आज आपको दिखाऊंगा और आपको एक बेहतरीन पीसी बिल्ड करना सिखाऊंगा। और आपको AMD Ryzen 5 के 3600X के बारे में बताऊंगा कि आपको CPU ले लिया आपने तो मदरबोर्ड कौन सी लेनी है, कौन सा आपको SMPS लेना है, और कौन सा आपको स्टोरेज डिवाइस लेनी है, या फिर कौन सा आपको हेडसेट लेना है, या फिर आपको अगर कोई कैबिनेट लेना है जिसमें कि LED लाइट हो तो वो कौन सा होगा। ये सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारा कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर हमें इसमें SMPS देखने को मिलता है जो कि हमारे पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई करता है। उसके बाद हमें इसमें देखने को मिलता है CPU कूलर, जो कि बेसिकली हमारे जो CPU है उससे जो हीट निकलती है वर्क करते समय, यानी जब हम अपने PC पे कोई ना कोई वर्क करते हैं उस पे करते समय अगर कोई हीट निकलती है तो वो CPU कूलर उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाता है। और CPU कूलर में देखेंगे आप, हम थर्मल ग्रीस भी लगाते हैं इसी पर्पज़ के लिए कि वो ज़्यादा हीट ना करे। और ये CPU कूलर के नीचे ही आपको देखने को मिल जाता है, वहाँ पे एक होगा CPU का स्लॉट, मतलब जिसे कि हम CPU सॉकेट भी कहते हैं। तो CPU सॉकेट में CPU लगता है जस्ट CPU फ़ैन के नीचे। उसके बाद हम अपने DVD राइटर पे आते हैं जिसको कि हम प्ले करते हैं। तो इसमें हम कोई भी CD या DVD को चलाते हैं। उसके बाद हमारा स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस में हम दो स्टोरेज डिवाइस की बात करने वाले हैं, HDD और SSD की। HDD ही आपको कम प्राइस में मिल जाता है और ये स्पीड भी कम देता है। वहीं अगर SSD की बात देखी जाए तो ज़्यादा प्राइस है इसका, लेकिन ये ज़्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड करता है, आपके PC को बेहतरीन बना देता है। ये आपके PC को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने में कम से कम समय लगता है। और मैं यही कहूँगा कि आप HDD और SSD अगर बजट में है आपके तो आप दोनों ही लगाएं। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे प्राइमरी पार्ट्स की। तो वो है हमारा मदरबोर्ड में हम बहुत सारे एक एक पार्ट्स को देखने वाले हैं जो कि वो आपके लिए नए हो सकते हैं। अब हम हमारे मदरबोर्ड पे आ जाते हैं। तो मदरबोर्ड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले 4 तरह की मदरबोर्ड आती हैं जिसको कि हम साइज़ कहते हैं। बेसिकली उनकी 4 साइज़ में आती हैं मदरबोर्ड, हम जो एक मिनी है और एक माइक्रो ATX है और फिर एक स्टैंडर्ड ATX है और एक eATX है। जैसे जैसे मदरबोर्ड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे PCI स्लॉट्स, वैसे वैसे रैम की स्लॉट्स और ग्राफिक्स स्लॉट्स ये सब बढ़ते जा रहे हैं। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा रैम लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा USB कनेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह आपको देखने में मिल जाती हैं इन सब मदरबोर्ड्स में। और हम बात करेंगे मदरबोर्ड में तो मदरबोर्ड भी कई तरह की आती हैं। आपने सुना होगा DDR2 मदरबोर्ड, DDR1 मदरबोर्ड, DDR3 मदरबोर्ड, DDR4, DDR5 और DDR6 तक भी आपने सुना होगा। तो आज हम इस वीडियो में DDR4 मदरबोर्ड तक ही बात करने वाले हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी मदरबोर्ड जो कि आपके PC में लगी है वो कौन सी है। तो इसका सबसे इजी तरीका है कि आप अपने PC के पीछे बोर्ड लगा होता है उसको खोलें और रैम को निकालें। रैम की जो स्लॉट्स होती हैं उनमें देखेंगे आप, वहाँ पे कट होगा, कट पे कहीं ना कहीं प्रिंटेड होता है कुछ नंबर्स जो कि बेसिकली मदरबोर्ड पर जब आप मदरबोर्ड ख़रीदते हैं तो वो प्रिंटेड मिलती हैं। तो उस नंबर से आप पता कर सकते हैं कि आपकी मदरबोर्ड कौन सी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल। जैसे अगर आपके रैम की स्लॉट पे अगर 2.5 लिखा है तो वो DDR1 मदरबोर्ड है, और अगर 1.8 है तो DDR2 मदरबोर्ड है, और 1.5 है तो DDR3 मदरबोर्ड है, और 1.2 है तो DDR4 मदरबोर्ड है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे DDR बढ़ता जा रहा है मदरबोर्ड का, मतलब जैसे जैसे DDR4, DDR2
2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये नंबर कम होते जा रहे हैं। देखेंगे हम 2.5 था DDR1 में, लेकिन वहीं 1.2 है DDR4 में। तो अब आप समझ गए होंगे कि DDR5 जो भी नंबर होगा DDR5 प्रिंटेड होगा वो 1.2 से कम होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। तो इसमें हम मदरबोर्ड में सबसे पहले PCI स्लॉट की बात करने वाले हैं, जिसमें कि आप एक्स्ट्रा कार्ड्स को लगाते हैं। जैसे कि वो कार्ड कोई भी हो सकते हैं, जैसे ऑडियो कार्ड हो सकता है, वो लैन कार्ड हो सकता है, वो मॉडेम कार्ड हो सकता है। और PCI स्लॉट आप सोच रहे होंगे कि PCI क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म जो है PCI स्लॉट का, वो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है। बेसिकली ये आपको वाइट और रेड कलर में मिल जाता है, और कई मदरबोर्ड में ये ब्लैक कलर का भी आपको PCI स्लॉट मिल जाएगा। अब हम अपने दूसरे पार्ट्स की तरफ चलते हैं मदरबोर्ड में ही, वो जो कि है हमारा नॉर्थ ब्रिज IC। वो बेसिकली आपके हीट सिंक जो होता है, हीट सिंक, उसका भी काम है कि जो हीट निकल रही है उसको वो हीट को अब्जॉर्ब कर ले। हीट सिंक का बेसिकली यही काम होता है। और जो मैं नॉर्थ ब्रिज IC की बात कर रहा हूँ, वो आपके कंप्यूटर को, वो आपके PC को डिस्प्ले और ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है, जो कि हीट सिंक के नीचे ही पाया जाता है। नॉर्थ ब्रिज IC जो कि मैंने बोला, वो कहाँ पाया जाता है? हीट सिंक के नीचे ही पाया जाता है। अब हम अपने दूसरे ब्रिज IC की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है साउथ ब्रिज IC, जो कि मदरबोर्ड में ही होता है। वो आपके सारे पैरेलल पार्ट्स जो होते हैं, यानी पैरेलल पोर्ट्स जो होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। अब वो पैरेलल पोर्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो CMOS बैटरी हो गया। अब मैं बात करूंगा आगे कि CMOS बैटरी क्या होता है, लेकिन आप ये जान लें कि पैरेलल पोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो वो CMOS बैटरी हो सकता है, SATA कनेक्टर हो सकता है, वो USB पोर्ट्स हो सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि USB पोर्ट्स क्या है। बेसिकली जहाँ पे आप USB अपना कनेक्ट करते हैं। तो और IDE कनेक्टर हो गया। ये सब हमारे क्या है? पैरेलल पोर्ट्स हैं, जो कि कौन कंट्रोल करता है? साउथ ब्रिज। अब हम अपने दूसरे पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मदरबोर्ड में ही होता है। वो है CMOS बैटरी। बेसिकली वो 3 वोल्ट बैटरी होती है। कितनी? 3 वोल्ट बैटरी। बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है CMOS का, वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS बैटरी का फुल फॉर्म है। ये बेसिकली आपके PC में जो डेट या टाइम होता है उसको अपडेट करता है। और अगर हम ये कहें कि CMOS बैटरी नहीं करता है अपडेट टाइम, बेसिकली इसमें एक क्रिस्टल पाया जाता है, जिसको कि हम कहते हैं RTC क्रिस्टल। साउथ ब्रिज के बगल में ही एकदम पाया जाता है, उसके एंड पर ही RTC क्रिस्टल वो अपडेट करता है डेट एंड टाइम। लेकिन इसमें CMOS बैटरी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो कैसे? आइए देखते हैं। CMOS बैटरी बेसिकली सप्लाई करती है पावर SB को। किसको? साउथ ब्रिज को। और साउथ ब्रिज से RTC क्रिस्टल के पास जाती है पावर सप्लाई। वो RTC क्रिस्टल ही होता है जो कि अपडेट करता है आपके डेट और टाइम को। और अगर आपका CMOS ख़राब हो जाता है, यानी CMOS बैटरी आपकी अगर ख़राब हो जाती है, तो आप अपने डेट और टाइम PC में चेंज नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट्स आपके अपने मदरबोर्ड में। वो है IO/IC, जो कि लेफ़्ट साइड में अगर हम PCI स्लॉट को अपने सामने रख लें तो देखेंगे लेफ़्ट साइड में IO/IC प्रेजेंट होता है। और आप सोच रहे होंगे कि बेसिकली इसका काम क्या है। तो ये बेसिकली PC जो आपका ऑन या ऑफ होता है फ़ैन पैनल के थ्रू, उसको ये कंट्रोल करता है। फ़ैन पैनल के थ्रू जो भी आपका कंप्यूटर यानी PC ऑन या ऑफ होता है, उसे कंट्रोल कौन करता है? IO/IC, जो कि जो फ़ैन पैनल आप सोच रहे होंगे कहाँ पाया जाता है, तो ये बेसिकली साउथ ब्रिज के पीछे पाया जाता है, यानी साउथ ब्रिज के जस्ट बैक साइड पर पाया जाता है। अब हम अपने दूसरे पार्ट्स पर चलते हैं। क्लॉक IC। बेसिकली इसका जो काम है वो क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है। क्लॉक IC से ही आप समझ गए होंगे ये कुछ क्लॉक करेगा। तो बेसिकली ये क्लॉक सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है। किसको किसको? CPU को। जो कि हम CPU की अगर हम बात करें तो CPU हमारा ब्रेन होता है। अब PC का ब्रेन क्या होता है? CPU। अब चलते हैं क्लॉक IC की बात करें तो क्लॉक IC को कंप्लीट कर लेते हैं। क्लॉक IC बेसिकली क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है हमारे CPU को, रैम को और SB यानी साउथ ब्रिज को। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट्स ऑडियो IC पे। हमने अभी क्लॉक IC की बात की, अब हम ऑडियो IC की बात करेंगे। ये ऑडियो IC से भी आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा
कि ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा, ऑडियो प्रोवाइड करेगा, यानी साउंड प्रोवाइड करेगा आपके पीसी को, जो कि ई सीमॉस बैटरी के पीछे ही पाया जाता है, जस्ट बैक साइड पे पाया जाता है सीमॉस बैटरी के। अब हम अपने दूसरे पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड में होते हैं। वो है एफडीडी कनेक्टर, जो कि बेसिकली फ्लॉपी को कनेक्ट करने में यूज़ होता था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एफडीडी कनेक्टर जो कि यूज़ होता था, अब आपको नए मदरबोर्ड में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने पुराने मदरबोर्ड को चूज़ किया था। एफडीडी कनेक्टर आपको नए मदरबोर्ड में नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट्स पर, एजीपी स्लॉट। आपने कई बार नाम सुना भी होगा, अगर आपने कोई वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर मदरबोर्ड के ट्यूटोरियल के बारे में या पीसी के ट्यूटोरियल के बारे में, तो आपने कई बार एजीपी स्लॉट के बारे में सुना होगा, पर आपको पता नहीं होगा कि एजीपी स्लॉट क्या है। तो आइए जानते हैं एजीपी स्लॉट है क्या। एजीपी स्लॉट, जैसे कि हम पीसीआई स्लॉट में मॉडेम कार्ड, लैन कार्ड वगैरह कनेक्ट करते हैं, वैसे ही एजीपी स्लॉट में हम ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करते हैं। एजीपी स्लॉट में हम ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करते हैं। अब ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ क्या है, तो बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ क्या है कि आप हाई वीडियो एडिटिंग यानी हाई ग्राफिक्स की चीज़ें कर पाएँ, इसलिए हम ग्राफिक्स कार्ड को लगाते हैं। तो अब हम अपने दूसरे पार्ट्स के बारे में जानते हैं, जो कि है रैम स्लॉट के बारे में। इसमें आप रैम लगाते हैं। रैम आपको फास्ट वर्क करने में ये मदद करता है। अगर आपके पास रैम नहीं है तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे अपने पीसी पे। तो हम चलते हैं, अगर आपको हम गेमिंग पीसी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हाई वीडियो एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम मिनिमम आपको 8 GB रैम लगानी होगी और मैक्सिमम 16 GB इनफ है आपके लिए। और हम दूसरे पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि ATX पावर कनेक्टर है वो पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई करता है पावर। आप कंफ्यूज मत होइएगा, SMPS जो है वो हमारे पूरे पीसी में DVD राइटर वगैरह वगैरह जो भी है, मदरबोर्ड वगैरह सब में SMPS प्रोवाइड करता है पावर। और अगर हम बात करें सिर्फ मदरबोर्ड की, तो सिर्फ मदरबोर्ड में ATX पावर कनेक्टर जो होता है वो सप्लाई करता है पावर। अब हम बात करने वाले हैं CPU फ़ैन की। ये तो आप CPU फ़ैन जानते हैं कि CPU की हीट को वो कम करने के लिए, यानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए CPU फ़ैन लगाया जाता है। आपको CPU फ़ैन बहुत तरह के मिलेंगे, CPU फ़ैन या फिर लिक्विड फ़ैन भी आपने सुना होगा, और इसको बहुत तरह से बोला जाता है। हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये भी अब्जॉर्ब करता है हीट। मैंने हीट सिंक का पहले भी जिक्र किया है इसी वीडियो में। अब मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, हीट सिंक एब्जॉर्ब करता है हीट। जो भी हीट आपकी निकलती है मदरबोर्ड में, या फिर यूँ कहें कि नॉर्थ ब्रिज आईसी से, वो हीट सिंक एब्जॉर्ब करता है। अब हम बात करने वाले हैं CPU सॉकेट की, जहाँ पे CPU लगता है। आप CPU कोई भी लगा सकते हैं अपनी चॉइस से। और बस मैं ये कहूँगा कि आप उसके बारे में ये डिटेल देख लें कि वो कितनी गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। और अब हम चलने वाले हैं अपने दूसरे पीसी पार्ट में, वो है माउस। जहाँ पे आप अपने माउस को कनेक्ट करते हैं वो है माउस। और कीबोर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो हम दूसरे कीबोर्ड जहाँ पे प्लग करते हैं। और हम अपने दूसरे मतलब हम पेरिफेरल्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उनके बारे में। तो पहले हमने माउस के बारे में देखा कि आप माउस कहाँ कनेक्ट करते हैं, कि आप आउटसाइड द पीसी, मतलब पीसी के पीछे साइड से ही आप अपने वायर को ले आते हैं और वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो पहला हमारा माउस है, दूसरा कीबोर्ड है। ये दोनों के बारे में आपने देखा ही होगा और आप जानते भी होंगे, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल डिस्क्राइब करूँगा। हम चलते हैं अपने तीसरे पेरिफेरल डिवाइस पर, सीरियल पोर्ट, जहाँ पे आप अपने पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं। मतलब आपके पास अगर आपको मतलब बड़ा पीसी चाहिए, मतलब बड़ा मॉनिटर या बड़ी स्क्रीन में आप अपने डिस्प्ले को देखना चाहते हैं, तो आप ये सीरियल पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ आपने सीरियल पोर्ट्स का क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम मतलब बड़ी स्क्रीन पर अपने डिस्प्ले को देख सकें, इसलिए हम सीरियल पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। आप पैरेलल पोर्ट की बात करते हैं, तो हम आपने देखा होगा कई साइबर कैफ़े या कई लोगों के पास प्रिंटर या स्कैनर होता है, तो वो प्रिंटर या स्कैनर इस पैरेलल पोर्ट में लगाया जाता है। और अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइस की, जो कि USB पोर्ट है। आपने इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसमें हम USB डिवाइसेस यानी पेन ड्राइव वगैरह वगैरह को कनेक्ट करते हैं।
लैन केबल पोर्ट। अब आप लैन केबल से अगर आप कभी पीसी आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि आप इंटरनेट लैन केबल पोर्ट के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करते हैं अपने पीसी में। अब हम चलते हैं आगे ऑडियो पोर्ट में। ऑडियो पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे कि आप किसी भी पीसी में देख सकते हैं कि 3 सेट होते हैं, सर्कल टाइप के होते हैं 3 ठो, जिसमें कि आप अपने हेडसेट, स्पीकर्स और माइक्रोफोन को लगाते हैं। ये ऑडियो पोर्ट हो गया। और अगर आपका ऑडियो पोर्ट काम करना बंद हो गया है तो आप PCI स्लॉट में, मैंने बताया था कि वहाँ पे आप एक्स्ट्रा कार्ड लगाते हैं, तो वहाँ पे आप ऑडियो कार्ड लगा के अपने पीसी में ऑडियो वापस ला सकते हैं बिना उसे टच किए। किसे? वो ऑडियो पोर्ट्स को। ये रहा हमारा फुल ट्यूटोरियल पूरी पीसी के बारे में। अब मैंने जैसा कि बताया था आपको कि मैं इसमें आपको गेमिंग पीसी बिल्ड करना दिखा तो नहीं सकता, लेकिन आपको बता सकता हूँ कि आप कौन कौन से पार्ट यूज़ कर सकते हैं गेमिंग बिल्ड में। तो हम AMD Ryzen 5 3600X के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो भी इसी पर बनी थी, तो मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपने AMD Ryzen 5 3600X ले लिया है तो आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना है और कौन सा ग्राफिक्स कार्ड या SSD या कैबिनेट लेना है ताकि आप हाई परफॉर्मेंस निकाल पाएँ। और हम बात कर रहे हैं बजट की, तो हम बहुत ज़्यादा ख़ास मदरबोर्ड नहीं लेने वाले हैं, बजट में ही मदरबोर्ड लेने वाले हैं। और अगर आपके पास बजट है तो आप कोई और मदरबोर्ड भी ले सकते हैं। AMD Ryzen 5 3600X आपने ले लिया है CPU, तो अब आपको मदरबोर्ड लेना है जो कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है Asus TUF B450M Plus गेमिंग। ये मदरबोर्ड आपको आराम से मिल जाता है आपके बजट में 10 to 12,000 के अंदर आपको ये मिल जाएगा मदरबोर्ड। इसमें आपको ATX साइज़ में मिलता है। सबसे बड़ी बात यही कि आपको कुछ नहीं तो कम से कम आपको स्टैंडर्ड ATX साइज़ का मदरबोर्ड लेना होगा, जिसमें कि आपको 4 स्लॉट मिल जाए रैम के और 2 से 3 स्लॉट मिल जाए कम से कम आपको ग्राफिक्स कार्ड के, ताकि आप बाद में पैसा सेव करके ये और ग्राफिक्स कार्ड और रैम ले सकें। और अब हम बात करने वाले हैं अपने कंप्यूटर केस की, तो वो है NZXT का हम लेने वाले हैं H510 टेम्पर्ड ग्लास कंप्यूटर केस। मैं फिर से बोलता हूँ, हमारा कौन सा कंप्यूटर केस है? NZXT H510 टेम्पर्ड ग्लास का हमने कंप्यूटर केस लिया है। और अगर हम ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो AMD Ryzen का हमने CPU लिया, इसलिए हम ग्राफिक्स कार्ड भी AMD Radeon का ले रहे हैं, लेकिन आप कोई और भी ले सकते हैं NVIDIA GeForce वगैरह का। तो ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया है AMD Radeon 5600 XT का। और हम अपने पावर सप्लाई यूनिट की अगर बात करें तो हमने पावर स्पेक का 650 वाट का लिया है। मैंने आपको ही रिकमेंड किया था कि आप कम से कम 650 से 850 वाट तक का पावर सप्लाई यूनिट लगाएं, तो मैंने 650 वाट का पावर सप्लाई यूनिट लगाया है पावर स्पेक का। हाँ, और पावर सप्लाई यूनिट में आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने पावर स्पेक का ही ले लिया है। अब हम बात करने वाले हैं अपने DDR4 रैम की, यानी मदरबोर्ड हमारा DDR4 का है ये Asus TUF, इसलिए हमें रैम भी DDR4 ही लेनी होगी। तो जो हमने मदरबोर्ड रैम जो लिया है वो हमारी है G-Skill Trident Z Neo 16 GB की है, DDR4 3600 की है। ठीक, तो मैं बता दूं आपको फिर से, G-Skill Trident Z Neo 16 GB की DDR4 हमने रैम ली है। उसके बाद हमने SSD लगाया। मैंने बोला था आपको कि आप SSD का यूज़ करें क्योंकि ये आपको हाई परफॉर्मेंस देता है, तो मैंने SSD का ही यूज़ किया है जिसका कि नाम है इनलैंड प्रीमियम 512 GB का मैंने यूज़ किया है। NVMe का SSD इनलैंड प्रीमियम 512 GB SSD है हमारा। और हम हेडफोन का यूज़ करेंगे। बेसिकली हम गेमिंग बना रहे हैं पीसी, तो हेडफोन होना चाहिए। तो HyperX का क्लाउड स्टिंगर गेमिंग हमने हेडफोन लिया है और हमने HDD भी लगाया है। जो हमारा HDD है वो 1 TB का है। आप इससे ज़्यादा का भी लगा सकते हैं। अगर आप 2 TB का लगाएं हैं तो बेस्ट है आपके लिए। तो मैंने 1 TB का लगाया HDD, वो है Seagate का, Seagate बाराकूडा का है 1 TB डेस्कटॉप HDD का है, जो कि अगर मॉडल नंबर की बात करें तो RM170 है। मैं फिर से बता रहा हूँ मैंने कौन सा HDD लिया है, Seagate बाराकूडा का 1 TB HDD लिया है हमने।
और मैं ये तो बात हो गई मेरी AMD Ryzen 5 3600X की, अगर आपने बिल्ड किया है गेमिंग PC बजट में। और अगर आपने अगर आपको मतलब आपके पास पैसे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं इस PC को बिल्ड करने में, क्योंकि आपको बेस्ट बनाना है, सबको बेस्ट दिखाना है कि आपने बेस्ट PC बनाया है। तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको और एक PC रिकमेंड करता हूँ। इसकी प्राइसिंग लिस्ट ज़्यादा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैंने AMD Ryzen 5 का 3600X ही लिया है इस बार भी, और बस मदरबोर्ड इसमें चेंज किया है, वो है MSI B450 गेमिंग प्रो कार्बन AC। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, MSI B450 गेमिंग प्रो कार्बन AC मैंने मदरबोर्ड यूज़ किया है इसमें। और मैंने इसमें जो यूज़ किया है इसमें ग्राफिक्स कार्ड, वो है गैलेक्स का RTX 2070 सुपर 8GB DDR6। मैंने कौन सा इसमें ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया मैं फिर से बताता हूँ, गैलेक्स का है RTX 2070 सुपर। अब हम बात करने वाली अपने कंप्यूटर केस यानी कैबिनेट की, तो इसमें कॉर्सियर का हमने लगाया है सॉरी, इसमें हमने 32 GB का लगाया है कॉर्सियर का, वो 3000 mAh का रैम। कॉर्सियर का 32 GB DDR4 3000 mAh का हमने रैम लगाया है। इसमें हम बात करने वाले हैं अब जो हमने SSD लगाई है, वो है WD 240GB M2। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, WD 240GB की M2 मैंने SSD लगाई है। और Seagate Barracuda 2TB 7200 यानी 7200 RPM की मैंने इसमें HDD लगाई है। आप देख रहे हैं मैंने कितने की लगाई है HDD, इसमें 2 TB की HDD लगाई है। और मैंने इसमें कॉर्सियर की 32 GB DDR4 3000 mAh की रैम लगाई है, और WD की 240 GB M2 SSD लगाई है। आप इसमें 512 GB और 1 TB तक भी ले जा सकते हैं WD में ही अपनी SSD, ये आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी। और हम बात करने वाले अपने दूसरे पार्ट्स पे, जो कि सर्कल एलिमिनेटर का X1 RGB है। और मतलब ये केस है, जो हमारा कंप्यूटर केस है वो सर्कल एलिमिनेटर का X1 RGB केस है। मतलब इसमें आपको LED लाइट मिल जाएगी और ये अच्छा लुक देता है बाहर से। आप एक बार इसकी वीडियो चेक कर सकते हैं, यानी आपकी इसकी इमेज चेक कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही ऑसम लगता है दोस्तों बाहर से ये, और इसका काम भी उतना ही अच्छा है जितना कि ये लुक अच्छा देता है। अब हम बात करने वाले हैं सर्कल का ही 650 वाट का पावर सप्लाई यूनिट, यानी मैंने SMPS फिर से 650 वाट का ही रखा है, आप और ज़्यादा का भी रख सकते हैं। और इसमें मैंने एक लिक्विड कूलर लगाया है जो कि मेरे CPU के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, वो है लिक्विड कूलर डीप कूल कैशल 240 RGB। मैंने फिर RGB का ही लिया है लिक्विड कूलर डीप कूल कैशल 240 RGB का। और ये बेसिकली आपका जो PC है वो सपोर्ट कर रहा है Windows 10 Pro को OS। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे और इससे भी अच्छी जानकारी आपको जानने को मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। और आप मेरी पहले की वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें कई सारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे PC पार्ट्स को ख़रीदने के लिए वेबसाइट दी है, जहाँ पे आपको कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट पार्ट मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।